नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव सर में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भावुक हो जाना और गुलाम नबी आज़ाद जी का भी भावुक होकर दोनों ही नेताओं के द्वारा आंसू बहाने के क्या मायने हैं। या दोस्तों, राज्यसभा से 15 फरवरी को 4 सदस्यों की कार्यकाल समाप्त होने जा रही है और उनका कार्यकाल समाप्त होने के उपलक्ष्य में एक विदाई समारोह जो राज्यसभा में चल रहा था, जिसको संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही भावुक भाषण दिया और अपने संबोधन में उन्होंने एक वाक्य का जिक्र करते हुए भावुक हो गए और उनके आँखों से आंसू बहने लगे। याद हो तो जब जम्मू कश्मीर में गुजरात के कुछ लोगों पर आतंकवादी हमला हो गया था और कुछ लोग उस पर मारे गए थे और उन्हें जब इस बात की फ़ोन करके तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन करके भावुक हो गए थे और रोने लगे थे। उस वाक्य को मोदी जी याद करते हुए वो भी सदन में रोने लगे। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जी चाहे किसी भी दल में हो, लेकिन उनके अंदर एक इंसान है और मैं उनके इस इंसानियत के नाते मैं उसका बहुत ही आदर और सम्मान करता हूँ। चाहे वो किसी भी दल में रहे, चाहे वो सदन में रहे या नहीं रहे, वो जहाँ कहीं भी रहे, उनका द्वार, मोदी जी का द्वार गुलाम नबी आज़ाद के लिए हमेशा खुला रहेगा। और उन्हें यहाँ तक कहा कि अगर गुलाम नबी आज़ाद को कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें निराश नहीं होने दूंगा। गुलाम नबी आज़ाद जी ने भी मोदी जी का जब अपने संबोधन में उन्होंने मोदी जी का तारीफ़ करते हुए उस घटना का भी जिक्र किया और वो भी रोने लगे। उन्होंने तो यहाँ भी कहा कि मैं आज तक पाकिस्तान नहीं गया हूँ और पाकिस्तान के मुस्लिमों के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ या टेलीविज़न में देखता हूँ उनकी स्थिति के बारे में, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ही नेताओं के बीच में आखिर केमिस्ट्री क्या चल रही है, आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। अभी हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के विरुद्ध कुछ 23 कांग्रेसी नेताओं ने एक पत्र लिखा था। उसमें गुलाम नबी आज़ाद भी अग्रणी भूमिका निभाए थे, जिसके कारण पत्र लिखने वाले नेताओं को कांग्रेस से धीरे धीरे साइडलाइन किया गया है। और अब गुलाम नबी आज़ाद का राज्यसभा से विदाई होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि दोबारा कांग्रेस उन्हें कहीं और से राज्यसभा में भेजने वाली है। तो क्या भाजपा उन पर दांव लगाने वाली है? जी हाँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो कुल टोटल जम्मू एंड कश्मीर में जो है 107 विधानसभा सीटों के लिए वहाँ चुनाव होता है, सीटें हैं, जिसमें से 24 जो सीटें हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए आरक्षित होते हैं। और आपके जो सीट चुनाव होते हैं वो होते हैं आपके 87 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वहाँ पर चुनाव होते हैं, जिसमें से कश्मीर में 46 विधानसभा सीटें हैं और जम्मू में 37 विधानसभा सीटें हैं। बाकी 4 लद्दाख में हुआ करते थे। अब क्या हुआ है, इन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर को मिला करके अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पर चुनाव कराने की बात भी संविधान में कहा गया है। केंद्र शासित प्रदेश तो रहेगा, साथ ही साथ वहाँ पर चुनाव भी होंगे। जिस प्रकार से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही साथ वहाँ चुनाव भी होते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में भी चुनाव होगा और वहाँ भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा उसको प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, अभी दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में
7 विधानसभा सीटों को बढ़ाने की कवायद चल रही है। उसके लिए एक परिसीमन आयोग का भी गठन किया गया है और उनकी अध्यक्षा है रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को बनाया गया था, जिनका कार्यकाल 5 मार्च को पूरा होने जा रहा है। 1 साल का जो कार्यकाल है वो 5 मार्च को पूरा होने जा रहा है और वहाँ उन्होंने कई बैठकें की हैं। अभी हाल ही में परिसीमन को लेकर के और 5 विधानसभा सीट को बढ़ाए जाने को लेकर के अभी वहाँ के 5 सांसद हैं, जिसमें भाजपा के 2 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के में और इसको मिलाकर के 5 सांसद हैं, जिनसे उनकी मुलाकात 18 फरवरी को दिल्ली के अशोका होटल में होने वाला है दोस्तों। और उन पर चर्चा करेंगे, वहाँ सीमा कैसे बढ़ाया जाए, उस पर ही किया जाए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जहाँ पर अभी 37 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, उसमें से भाजपा के पास 25 सीटें हैं। लेकिन जहां कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में 46 विधानसभा सीटों के लिए अभी तक चुनाव होते रहे हैं, जिसमें भाजपा की पकड़ नहीं है। और अगर हम बात करें क्षेत्रों की, तो यहाँ क्षेत्र जो है दोस्तों, उसमें है लद्दाख जो क्षेत्र है, जम्मू पूरा संपूर्ण जम्मू कश्मीर का लद्दाख जो है 58% का भूभाग रखता है। जम्मू है वो 26% का भूभाग का एक क्षेत्र है और कश्मीर है 16% भूभाग का क्षेत्र है। और अब तक जितने भी वहाँ पर 50 साल से अगर देखें, हम 70 साल से देखें, तो वहाँ पर यही जम्मू कश्मीर के 16% भूभाग वाले क्षेत्र के लोग ही या राजनीतिज्ञ ही आज तक वहाँ पर शासन किए हैं। कारण ये था कि फारूक अब्दुल्ला के परिवार शेख अब्दुल्ला ने जानबूझकर वहाँ का ऐसा बंटवारा किया था कि जम्मू को मात्र 30 विधानसभा सीटें मिली थी और कश्मीर को आपके 43 विधानसभा सीटें मिली थी। लेकिन बाद में परिसीमन को लागू करने के बाद इसको सीट को बढ़ा करके 30 से 37 किया गया और उसको 43 से 46 किया गया दोस्तों। और अभी तक जो देखा जाता है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा में 87 विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव होते थे, उसमें बहुमत के लिए आपके 44 सीटों की ज़रूरत होती थी और ये 44 सीटें आराम से कश्मीर के 46 विधानसभा सीटों से मिल जाती थी। इसलिए आज तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो कश्मीर से ही बने हैं और जम्मू से कभी या लद्दाख को कभी उसका प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। और विकास के मामले में भी अगर हम बात करें, लद्दाख और जम्मू को हमेशा नेगलेक्ट किया गया, नज़रअंदाज किया गया। सारा विकास कश्मीर में ही किया गया। हालांकि विकास क्या किया गया नहीं किया गया तो देखने वाली बात है। वहाँ की राजनीतिज्ञों का अपना बैंक बैलेंस वो हमेशा बढ़ता रहा दोस्तों। उसी चीज़ को अभी देखते हुए मोदी जी ने निर्णय लिया है कि जनसंख्या के आधार पर वहाँ परिसीमन हो। हालांकि परिसीमन बहुत पहले भी वहाँ हुआ करता होता, लेकिन उसे शेख फारूक अब्दुल्ला ने उसको 2026 तक के लिए टाल दिया था, एक संशोधन करके उसको टाल दिया था। लेकिन अब वहाँ पर 2011 के अनुसार परिसीमन होने जा रहा है, जिसमें जम्मू के सीटें भी बढ़ जाएंगी। और जम्मू की सीटें जब बढ़ जाएंगी तो कश्मीर में भाजपा को एक बड़ा नेता चाहिए। भाजपा को वहाँ पर कोई भी मुस्लिम बड़ा नेता कश्मीर में नहीं है। हालांकि वहाँ कुछ सीटें भाजपा अभी जिला परिषद के चुनाव में जीत पाने में समर्थ हुई थी, लेकिन फिर भी भाजपा को एक विश्वसनीय हिंदुस्तानी और जो हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानता हो, ऐसा मुस्लिम नेता जम्मू में कश्मीर में भाजपा को चाहिए। और मुझे लगता है इस नेता के जो खोज भाजपा के रही थी, वो खोज गुलाम नबी आज़ाद के रूप में पूरा होने जा रहा है दोस्तों। अभी बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में परिसीमन लागू होने के बाद अक्टूबर से नवंबर में वहाँ पर विधानसभा की चुनाव होने जा रहा है। ये निश्चित है कि अक्टूबर नवंबर में वहाँ विधानसभा के चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में गुलाम नबी आज़ाद को कहीं भाजपा मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में न उतार दे। और अगर ऐसा है दोस्तों, तो वहाँ पर भाजपा एक पूर्ण बहुमत के साथ अकेले सरकार बनाने में सक्षम हो सकती है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस को जो स्थान दिलाया है, जो स्थान बनाया है, वो गुलाम नबी आज़ाद का ही देन है। उन्होंने कांग्रेस को वहाँ बहुत मजबूत किए हैं और जब वो कांग्रेस से हट करके भाजपा में अगर शामिल हो जाएंगे तो कांग्रेस के तमाम नेताओं को तोड़कर अपने साथ ला सकते हैं और भाजपा को वहाँ मजबूत कर सकते हैं। अतः दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गुलाम नबी आज़ाद जी के बीच बहुत पुराने संबंधों को देखते हुए, जानते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है
कि जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। और अगर ऐसा उलटफेर होता है दोस्तों, तो देश के लिए, भाजपा के लिए एक सुखद पल आने जा रहा है। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।